हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान 500 की कुछ लास्ट चैप्टर की सीरीज में, जब हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के साथ में वाइंड अप करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब आज का जो चैप्टर है हमारा, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कुछ सालों से इन टॉपिक्स पर भी इंटरेस्ट जताने लगी है। ये कुछ टॉपिक्स जो है ना, वो हमारे लिए कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर आप देख सकते हो ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको मिल रहा है। अब जैसे देखो, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी जो अपना चैप्टर है ना, वो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। और अगर इससे रिलेटेड भाई साहब अगर कोई न्यूज नोबेल प्राइज के तौर पर मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। यहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे नोबेल प्राइज के अंतर्गत माइक्रो आरएनएस की बात कर रहे होंगे। ये क्या है, कैसे है, क्या करता है, कैसे काम करता है, सब वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग ट्रांसलेशन सब पढ़ेंगे। फिर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करते हैं। ये बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करता है मशीन लर्निंग में, कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पर हम लोगों ने मशीन लर्निंग को और ज्यादा इंप्रूव बना दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा इंप्रूव बना दिया है। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। फिर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री को देखेंगे, और कुछ हमारे लिए ग्लोबल अवार्ड्स हैं। यूएसए का है, जैसे कि मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड, वो अभी इंडिया को मिला है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि भारत के अंदर में ऐसे साइंटिफिक फील्ड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़े ही बेसिक के साथ इस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। तो फिर अगर किसी ने इन सभी चीजों को कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है, नॉट जस्ट विद द यूपीएससी, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए काफी रिलेवेंट होने वाला है ये पूरा का पूरा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर कुछ भी डाउट वगैरह आती है कभी भी जिंदगी में, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन कम हियर एंड आस्क। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन बोले तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2024 का जो दिया गया था, वो विक्टर एम्बर और गैरी रुक्कुन को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था भाई? यहां पर साफ साफ देखो लिखा है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। क्या बात है, क्या बात है। दो चीजें हम लोग को समझ में आती है यहां पर, दो चीजें हम लोग को समझ में आती है। क्या क्या? कि जब भी हम लोग माइक्रो आरएनए की बात करते हैं तो माइक्रो आरएनए में दो चीजें हम लोग को समझना बड़ा जरूरी है भाई साहब। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड। और दूसरा मुद्दा जो हम लोग को समझना है कि इट यूज्ड टू रेगुलेट मैसेंजर आरएनए mRNA। अब जिसको जिसको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देखो मैं बड़े बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुद्दा यह है कि आप सबको पता है कि आपके एक सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में भरा होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को हम जरा बाहर निकालते हैं। इस बाहर निकालने हुए जेनेटिक मटेरियल को, जो उलझा हुआ धागे जैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब क्रोमेटीन। सेल डिवीजन के टाइम पर यही क्रोमेटीन्स कई बार अच्छे खासे शेप में अपने आप को अरेंज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम का अगर एक धागा हम लोग पकड़ के इसको अगर हम लोग और डिटेल में खोलते हैं और ओपन करते हैं, तो वी फाइंड कि हमारे लिए ये जो धागा निकला है, यही कई बार हिस्टोन प्रोटीन पर लिपट लिपट कर इधर उधर से सब जगह से ऐसे निकलता है। ये हमारे लिए क्या है भाई? ये हमारे लिए आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन। और इसी को जब हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं इसी डीएनए को, तो वी फाइंड कि ये तो भाई साहब क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हम लोग को यहां पर ये सारा का सारा डीएनए हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो धागा इतनी देर से हम लोग देख रहे थे, इट इज नथिंग बट द डीएनए। डीएनए क्या है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है हमारे लिए? यही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब एक्चुअल में मुद्दा क्या है कि जो तुम्हारा ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास है तुम्हारे जिंदगी के सारे राज, सारी इंफॉर्मेशन। अब जब भी मान लो कि तुम्हारा बॉडी के अंदर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, सॉरी एंटीजन इन द सेंस की पैथोजन मान लो आप, अभी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो इमीडिएटली क्या होगा कि आपके इम्यून सिस्टम वाले सेल एक्टिवेट होंगे।
और वो बोलेंगे कि भैया जल्दी से एक एंटीबॉडी बनाओ, प्रोटीन बनाओ फटाफट से। प्रोटीन बनाने का काम, जिसको हम लोग किसके अंदर समझते हैं भाई साहब, सेंट्रल डॉगमा के अंदर, इसको हम लोग समझते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर में। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा डीएनए है, ये डीएनए तुम्हारा ओरिजिनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके चलता है। अगर तुम अपनी ओरिजिनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही शेयर कर दोगे सीधे सीधे काट के, डीएनए को काट के दे दो कि लो राइबोसोम तुम हमारे लिए प्रोटीन बनाओ, अगली बार यही आएगा तो फिर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं, क्योंकि आपने पिछली बार इसको काट के दे दिया था। तो आप इसकी फोटोकॉपी देने की कोशिश करते हो। यही फोटोकॉपी जब आप देते हो तो इसको आप कन्वर्ट करते हो मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए में ये क्या है तुम्हारे लिए, इस प्रोसेस को हम लोग कई बार बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और यही एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए ये क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। अब याद रहे तुम्हारा ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल किसका है भाई साहब, मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, फोटोकॉपी है। किसका फोटोकॉपी है, इसी डीएनए सेगमेंट का। मान लेते हैं कि जो हमें फोटोकॉपी कराना था वो यहां से लेकर यहां तक के इस सेगमेंट का हम लोग को एमआरएनए बनाना था। तो हम लोग इसका एमआरएनए कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड तुम्हारे लिए क्या होगा भाई साहब, आधा हिस्सा ही होगा इसका, आधा हिस्सा। यही क्या है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अब ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाता है, ये जाता है मान लो तुम्हारे राइबोसोम के पास। राइबोसोम जो होते हैं तुम्हारे सेल के अंदर में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम बोलेगा कि भैया अच्छा ठीक है, तुम लेके आए हो इंफॉर्मेशन, में प्रोटीन बना देता हूं। बट यहां पर एक और चीज आती है, एक और चीज जो है वो इसी के साथ कई बार अटैच होता है, कई बार अटैच होता है माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए। अब ये माइक्रो आरएनए क्या है जिसकी खोज हुई है अभी और जिसके बारे में सारी बातें हो रही हैं। ये माइक्रो आरएनए बेसिकली एक मैनेजर जैसा काम करता है। जैसा कि मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जिस चीज की डिमांड एंड सप्लाई है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसका डिमांड कम है उसका सप्लाई उसका हम लोग प्रोडक्शन कम कर देंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में नाना प्रकार के प्रोटीन्स की जरूरत आन पड़ती है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन मैनेजर डिसाइड करता है, माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए ही है जो कि बेसिकली मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के पास ले जाके प्रोटीन सिंथेसाइज कराने में हेल्प करेगा। अगर माइक्रो आरएनए चाहे तो इस मैसेंजर आरएनए को कभी भी राइबोसोम से मिलाएगा ही नहीं, ना ही उसको प्रोटीन बनाने देगा। तो माइक्रो आरएनए और कुछ नहीं है, जैसा कि हमने अभी अभी इस बातें में लिखा कि इट इज यूज्ड टू रेगुलेट मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए को रेगुलेट करता है, जिससे कि प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है वो डिसाइड कर पाए। और दूसरा कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोसेस से ही तो मैसेंजर आरएनए बना था। अब मैसेंजर आरएनए बन गया मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है, और जीन साइलेंसिंग है मतलब कि अगर इसने इस वाले मैसेंजर आरएनए वाले सेगमेंट का अगर इसका प्रोटीन ही नहीं बनने दिया भाई साहब, तो जो तुम्हारा ये सेगमेंट का डीएनए था ये किस काम का, इसके इंफॉर्मेशन किस काम की है। तो टेम्पररीली इसने क्या किया, इस पूरे सीक्वेंस को इसने साइलेंट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग या फिर जीन नॉकडाउन मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसी के खोज के लिए हमारे इन दोनों साइंटिस्ट को क्या मिला है भाई। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल कहां कर पाएंगे भाई, माइक्रो आरएनए। अब तो सोचो कि इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसका जीएम क्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो इससे तीसरे नंबर पर हम बोल सकते हैं कि भाई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, लाइक पार्किंसंस डिसीज वगैरह को ट्रीट करने के काम में आएगा। तो जो पूरा प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन में जब ये कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो आपको बातें क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होती है, कौन इंफॉर्मेशन आपको देता है, इस इंफॉर्मेशन की फोटोकॉपी क्या कहलाती है, और ये फोटोकॉपी किसके पास जाता है जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यही इस पूरे आर्टिकल में आपको बहुत ही डिटेल में समझना था। अब हमेशा याद रखना एक मुद्दा बस यहां पर और आप लिख लो कि ये जो माइक्रो आरएनए होते हैं, माइक्रो आरएनए जो होते हैं, दे आर द नॉन कोडेड
आरएनए। नॉन कोडेड आरएनए का मतलब है कि दे विल नेवर सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब इनके इंफॉर्मेशन से आप कोई प्रोटीन कोड नहीं कर सकते हो, सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो। जो कोडेड कोडेड मैसेंजर आरएनए होते हैं ना, जैसे मान लो मैसेंजर आरएनए हमेशा कोडेड आरएनए होता है कि भाई साहब अगर उसकी इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंच गई तो प्रोटीन बन जाएगा पक्का से। लेकिन माइक्रो आरएनए ये बस मैसेंजर आरएनए को रेगुलेट करता है, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं छिपी है ऐसी जिससे कि कोई प्रोटीन बन जाए, ये बस प्रोटीन बनाने से रोकता है उसको, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यही सारी चीजें यहां पर बड़े कठिन शब्दों में लिखी गई हैं। आई थिंक कि अब आपको बेसिक फंडा अगर क्लियर है ना तो ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, जीन रेगुलेशन का मतलब आप लोग समझे कि नहीं भाई? अरे मैसेंजर आरएनए को रेगुलेट कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम असली डीएनए को रेगुलेट कर रहे हो, मतलब कि जीन साइलेंट कर रहे हो, मतलब कि जीन एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हो। वही सारी बातें यहां पर लिखी हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जब भी आरएनएस की बात होती है तो आरएनए की फैमिली में ये 3 प्रकार के हमारे आरएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैसेंजर आरएनए तो आप लोग को समझ गया कि मैसेंजर आरएनए इज नथिंग बट द कॉपीड फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रोसेस्ड टू फॉर्म प्रोटीन। ये राइबोसोम के पास जाता है, ये इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ कॉपीड इंफॉर्मेशन, इसमें ही प्रोटीन बनाने की रेसिपी लिखी होती है। रेसिपी मींस ATCG के फॉर्म में, जैसे हमारे बाइनरी लैंग्वेज 01010000 ऐसे कुछ लिखा होता है, वैसे इसमें AATTTGGGCC ATCAD ऐसा कुछ तो लिखा होगा। बड़ी सी चेन वो जाएगी सीधे राइबोसोम के पास, राइबोसोम खटखट 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 बना देगा। लेकिन राइबोसोम के पास में इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, तो वो ट्रांसफर आरएनए का हेल्प लेता है। ट्रांसफर आरएनए यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है, इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल एंड द एक्सपैंडिंग प्रोटीन एमिनो एसिड चेन। मतलब कि ये बेसिकली प्रोटीन क्या होता है बेटा? प्रोटीन को हमेशा आप लोग समझना कि इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहां पर अमीनो एसिड यहां पर ऐसा 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 ऐसा, ये दीज आर द अमीनो एसिड एंड द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड्स के गोले को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यही प्रोटीन बन जाता है। अब यहां तक की बात अगर क्लियर होगी ना तो अगला जब हम अभी केमिस्ट्री वाली बात करेंगे ना नोबेल प्राइज की, वहां पर भी बड़ा काम आएगा ये पूरा प्रोसेस, तो याद रखना इस बात को। और एक अलग प्रकार का राइबोसोमल आरएनए भी होता है जो कि आपके राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बेसिकली राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से राइबोसोम्स बनते हैं। तो ये बेसिकली रेगुलेट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, अटैच मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए टू द राइबोसोम एंड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज क्लियर। यहां नॉलेज नगेट में भी वही सारी चीजें लिखी हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिलता है, और यहां पर भी हमें बेसिक्स के साथ में इसको आगे लेके चलना है। यहां पर ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि रॉयल स्टडीज एकेडमी ने साइंसेस के बेसिस पर जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 है उसको किसको किसको दिया है भाई? जॉन जे होफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। किसके लिए दिया है भाई साहब? दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट। किसके लिए दिया है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कौन सा डिस्कवरी इन्वेंशन? दैट इनेबल्ड मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये दो टर्म्स जो लिखे हैं ये हैं क्या। दोनों के दोनों टर्म्स आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जहां पर हम लोग ह्यूमन की इंटेलिजेंस को मिमिक करने की बात करते हैं। कुछ ऐसा नॉन लिविंग फंडा, चिपसेट, मेमोरी, कुछ तो ऐसा हो जिसके बेसिस पर हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करें और उसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म में कई बार बहुत सारी चीजें जो हैं वो मशीन लर्निंग की भी आती हैं। मशीन लर्निंग, व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग को अगर आप संधिविच्छेद करके इस चीज को समझने की कोशिश करें, मतलब मशीन को सिखाने वाली बात हो रही है मशीन लर्निंग। और मशीन सीखेगा कैसे? ऑब्वियसली बात है भाई, डेटा से सीखेगा। अगर आप उसको एक सेट ऑफ डेटा दे देते हैं, उस सेट ऑफ डेटा को वो इन्फर कर सकता है, वो डेराइव कर सकता है उसके कुछ रिलेशंस को, और उन रिलेशंस के बेसिस पर हो सकता है कि वो अपने लेवल पर भी कुछ प्रेडिक्शंस दे दे।
देयर कैन बी सम काइंड्स ऑफ रिलेशन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, ये बात मैंने और भी कई बार आप लोग को समझाई है कि मशीन लर्निंग में मान लेते हैं कि अगर कोई भी एक डेटा है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन के हमारे पास अलग अलग मार्क्स हैं, सबके मार्क्स दिए हुए हैं भाई, और इसके बेसिस पर हम लोग इनके पैकेज को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इनकी जॉब लग रही है तो इनका जॉब पैकेज जो तुम्हारा सीटीए होता है ना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो तुम्हारी सैलरी बनेगी वो ईयरली सैलरी कितने एलपीए पर बन रही, कितने लाख पर एनम पर बन रही है। तो कुछ एक डेटा के बाद हमने बोला कि भैया इनकी जॉब लग गई 6 एलपीए पर, इनकी लग गई 8 एलपीए पर, इनकी लग गई 6.5 एलपीए पर, एंड वी हैव न्यूमरस डेटा। ऑल दीज थिंग्स आर क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर वी हैव डिफाइंड अ डेटा विद द सैलरी पैकेजेस। अब सोचो कि अगर हमारे पास ऐसे 1 लाख 2 लाख डेटाज हों तो कंप्यूटर इनके बीच के रिलेशंस और एल्गोरिथम्स को फाइंड आउट कर लेगा। और हम लोग 1 लाख के बाद अगर कोई भी डेटा इसको ऐसा देते हैं कि भाई तुम्हारा हमारे पास अब ये 3 चीज है, कैन यू प्रिडिक्ट कि इसका कितने एलपीए का पैकेज लग सकता है? नाउ कंप्यूटर कैन डू दिस, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। वी हैव फेड द डेटा, हमने इसको सिखाया है भाई साहब कि देखो रिलेशन बनाओ सबके, तुम देखो कौन सा जुगाड़ बिठा पा रहे हो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर तुम्हारा सैलरी कितना होता है, ये तुम डिसाइड कर लो इस चीज को। और अब तुमसे हम ये तीनों चीज भर देंगे और चौथा वेरिएबल के तौर पर तुमसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो तुम इसका आंसर फिल कर देना। दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या थी? मतलब दिक्कत तो वैसे अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग जो है ना, ऐसे कुछ बेसिक डेटा की बात करता है। लेकिन आज का जमाना जो है वो मशीन लर्निंग का ना होके अब इससे 4 कदम आगे बढ़ गया है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग। और ये जो डीप लर्निंग है वो सिर्फ ऐसे टेक्स्ट डेटा को नहीं फीड करता है, वो कई बार किसको देखता है भाई साहब? वो डेटा को लेता है किसके किसके फॉर्म में? डेटा को लेता है मीडिया के फॉर्मेट में। कई बार वो इमेजेस को प्रोसेस करता है, कई बार वो वीडियोस को प्रोसेस करता है, कई बार वो सॉफ्टवेयर्स को प्रोसेस करता है, कई बार वो अलग अलग प्रकार के डेटा को, अलग अलग प्रकार के फाइल्स को वो अब एनालाइज कर सकता है। तो अभी तक का जो मशीन हमारा नॉर्मल डेटा परसीव कर रहा था, अब आज के डेट में वो काफी हद तक इमेजेस, वीडियोस और सॉफ्टवेयर को भी समझने लगा है। ऐसी स्पेशल पावर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे आ गई, जिसको हम लोग डीप लर्निंग बोल रहे हैं? इसके पीछे जो पूरा फंडा है वो डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके मदद से हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेस को कॉपी करने की कोशिश की है। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल साधारण सा मतलब है कि मान लेते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन कैसे किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करता है, किसी भी क्वेश्चन को उसके दिमाग में क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसको कई बार हम लोग नोड्स के आधार पर समझते हैं। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर बेसिकली दोज पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच अ डिसीजन इज मेड। मान लेते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, when you will marry, शादी कब करोगे भैया? तो हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, दूसरे नंबर पर अवेलेबिलिटी किसकी है भैया, शादी करने के लिए कोई अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अभी उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या रोल होगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑन विच वी विल डिसाइड दिस थिंग। शादी कब करनी है, दिस कैन बी डिसाइडेड अगर हम अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे और इन सभी पैरामीटर्स को हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू कैसे? मान लेते हैं कि हर एक पैरामीटर का मैक्सिमम, जैसे स्टार रेटिंग होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम रेटिंग हर नोड का 10 है। तो हम लोगों ने बोला कि यार स्टेबिलिटी इज अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी, कि भैया अगर मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं हुई, मेरे पास एक हाथ में जॉब नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा, सिंपल बात है।
तो मैं इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी में 10 में 10 दूंगा। अवेलेबिलिटी की बात है कि ठीक है, अगर जॉब वॉब हो गया और कभी कभार मतलब यार देखो, अब जैसा मैंने हूबहू अगर कोई मेल पर्सन है तो कोई क्या बोलते बहुत ही आइडियल कंडीशन सोची है तो जायज सी बात है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी की बात ठीक है, अगर 2-4 लोग अवेलेबल हैं तो उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके देख लेंगे कहां पर किन बातों को मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं। तो यहां पर मैं मार्क्स दूंगा वो 7 दूंगा, जरूरी नहीं है मेरा ये पूरा का पूरा फिल हो जाए, 10 का 10 तो नहीं मिलेगा कभी भी जिंदगी में। हाँ वही एक्सपीरियंस है। फिर क्या है कि पेरेंट्स की बात करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरी जॉब की स्टेबिलिटी इतनी पावरफुल होगी, मैं यूपीएससी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या ही बोलेंगे, है ना? तो यहां पर पेरेंट्स को आपने 2 नंबर दे दिए। हाँ इंपॉर्टेंट 2 ही है, अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे हो। तो इसके बेसिस पर तुमने डिसाइड कर दिया एक टाइमलाइन। तो ये तुम्हारे लिए दिमाग में क्या चल रहा है, केमिकल लोचा चल रहा है, जिसके बेसिस पर तुम्हारे न्यूरॉन्स तुमसे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में करके वो सारी की सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता, एंड यू एंड अप विथ अ डिसीजन। इट मे बी यस और नो, इट मे बी अ टाइमलाइन, इट मे बी अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है, बट योर ब्रेन वर्क समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर जब हम लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात की ना, उसको भी हम लोगों ने यही ट्रेन करने की कोशिश की। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल नोड, हम लोगों ने इसको मल्टीपल नोड्स के बेसिस पर कनेक्ट करने की कोशिश की कि यहां भी पैरामीटर, यहां भी पैरामीटर, यहां भी पैरामीटर, इसके कंडीशन पर तुम इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ देखो, यहां पर भी तुम सबके साथ देखो, यहां पर भी तुम सबके साथ देखो। फिर इसका इसका लिंक जो है अगेन हम लोगों ने और एक नोड को डिफाइन कर दिया कि अगर ये रिजल्ट आता है, इसके बाद ये रिजल्ट है और इसके बाद ये, तो तुम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, इससे कनेक्ट कर सकते हो, इससे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या है कि हम लोगों ने भाई साहब मल्टीपल नोड्स के बेसिस पर हम लोग एक आउटपुट कैसे दे सकते हैं, हम लोग एक आउटपुट पर कैसे पहुंच सकते हैं, उस पर यस और नो है वो हम लोग डिफाइन करने के लिए एक नोड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो नोड वाला स्ट्रक्चर तुमको एक चिपसेट के अंदर में अगर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोई देता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हर एक पैरामीटर को अपने अपने हिसाब से नंबर दे दे, और इसके लिए भी तुम उसको ट्रेन करते हो, है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बेसिस पर तुम उसको बहुत सारी चीजों पर ट्रेन कर देते हो और वो खुद से भी सीखना स्टार्ट कर देता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, जैसे तुमने बोला कि भैया तुम एआई जीपीटी के पास गए, कोई भी मान लो चैट जीपीटी है या फिर डीप सीक है या फिर तुम्हारा कोई भी मान लो ग्रॉक ले लो, कुछ भी ले लो, तो तुम वहां पर गए, तुमने बोला कि भैया ये देखो मेंस का आंसर है, तुम जरा इसका बढ़िया सा आंसर फ्रेम कर दो, क्वेश्चन मैंने दे दिया तुमको। तो अब वो बेसिकली क्या करेगा, सारे के सारे वेबसाइट्स को छान मारेगा, सब के सब ये पैरामीटर्स डिफाइन करेगा कि हाँ इसका ये आंसर ये आंसर ये आंसर भी हो सकता है, इन दोनों में से ये ज्यादा रेलिवेंट है, इसको पहले लिखता हूं। वो सारी चीजों को एकदम बढ़िया से एड्रेस करके वो आपको एक आंसर दे देता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन द डीप लर्निंग पार्ट। आप आजकल के टाइम पर सबको पता है कि भैया क्या हम लोगों को क्या गिबली चल रहा है, गिबली हर जगह गिबली 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 चल रहा है। तो गिबली जो है, गिबली इफेक्ट बेसिकली उसके लिए ट्रेन किया गया होगा कि कैसे भी एक इमेज को तुम देखते हो तो किन किन पैरामीटर्स पर तुमको नापना है, कोई ऑब्जेक्ट है तो तुमको उसको कैसे ड्रॉ करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे ड्रॉ करना है। हमने क्या किया, इन सभी नोट्स और पैरामीटर्स को डिफाइन करके अब हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेटा हम अपनी इमेज भी अपडेट करते हैं, तो वो पिक्सार फॉर्म में हो या फिर वो गिबली फॉर्म में हो, गिबली स्टूडियो, पिक्सार स्टूडियो, सभी वर्जन्स में वो हमारी इमेजेस को जनरेट करके दे सकता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बात समझ में आई क्या? और इससे जो भी एग्जिट बात हम लोग करते हैं वो सब के सब यहां पर ले सकते हैं, ये इमेजेस, वीडियो, सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा वॉइस आजकल मोदी जी भोजपुरी में गाना गा रहे हैं तो वो मोदी जी खुद नहीं है भैया, उनकी वॉइस क्लोन कर दी गई है किसकी मदद से, डीप लर्निंग की मदद से। और इसमें कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आई होप दिस इज मोर क्लियर टू यू। अब यहां पर अगर अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, तो नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि भाई साहब अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अब बताओ, ये देखो एक ऐसा मशीन लर्निंग का मॉडल है जो कि ह्यूमन ब्रेन के द्वारा इंस्पायर्ड है, ये कुछ नोड्स के साथ कनेक्टेड है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं, जैसे हमारे खोपड़िया के अंदर होता है, दैट वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम, modeled after biological neurons which form a complex interconnected network in the brain। यही सब तो पढ़ रहे थे यार हम लोग, communicating electrically to process the information। यही सारी बातें तो हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी अभी। मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, क्योंकि अलग अलग यूपीएससी कई बार ना एएनएन पे क्वेश्चन नहीं देगी, तुमको सीएनएन पूछ लेगी, सीएनएन क्या होता है। तो सीएनएन इज द कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर विजन और इमेज क्लासिफिकेशन टास्क में जाता है। जैसे कि मैं तुमको बताता हूं, तुमने बोला कि भैया एक बिल्ली की इमेज बनाओ जो कि स्पेस में मस्त स्पेस सूट पहनकर आइसक्रीम खा रही है। अब ये पॉसिबल भले नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों आइसक्रीम की फोटो है, लाखों आइसक्रीम, करोड़ों आइसक्रीम की फोटो है।
करोड़ों बिल्लियों की फोटो है, करोड़ों स्पेस की फोटो है, इन सबको वो मर्ज कर देगा। दिस इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगता है, फेस रिकॉग्नाइज करने लगता है वो। यहां पर देखना फिर क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली डिजाइंड फॉर हैंडलिंग सिक्वेंशियल और टाइम सीरीज डेटा, मेकिंग देम आइडियल फॉर टास्क इन्वॉल्विंग जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन। अरे वो मोदी जी वाली बात है ना, स्पीच कैसे बात हो रही है, मॉड्यूलेशन कैसे आ रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे अपने वॉइसेस को एकदम से धीमा कर दे रहा हूं, सीरियस हो जा रहा हूं और फिर एकदम से अग्रेसिव हो जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और कैसे मैं बिल्कुल सॉफ्टली आप लोगों से बात कर सकता हूं। वो सारी चीजें ये सीखने में कैपेबल है। फिर है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। ये बेसिकली तुम्हारे लिए ना, ये जो भी तुम डेटा जनरेट कराना चाहते हो वो क्लोजली रिसेंबल करेगा ओरिजिनल ट्रेंड डेटा से। जैसे कि तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक इमेज में घिबली आर्ट। घिबली स्टूडियो आर्ट जो है वो क्या है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क के बेसिस पर बनाया जा रहा है। फिर है डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क बेसिकली मल्टीपल लेयर्स में होता है कि तुमको अगर खतरनाक एक्यूरेसी चाहिए किसी चीज में, कोई जबरदस्त डेटा कैलकुलेट करना है, तो ऐसे सिचुएशंस में तुम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क जिसको ह्यूमन माइंड भी बड़ी मुश्किल से सॉल्व कर पाए, उससे जल्दी ये डीप न्यूरल नेटवर्क सॉल्व कर सकता है। तो वही सारी बातें यहां पर अलग अलग टाइप में दी गई हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मशीन लर्निंग के बारे में ऑलरेडी वी हैव लर्न। मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस कहां कहां पर है भाई, रिसर्च और साइंटिफिक एडवांसमेंट में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और कंप्यूटर विजन में। अब जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें तो अब बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं यार, मतलब बहुत ही कॉमन। तुम चैट जीपीटी से बातचीत कर सकते हो भाई साहब आराम से, उससे हालचाल लोग पूछो, बढ़िया बातचीत करो, सब हो सकता है। सिमिलरली ऐसे नोबेल प्राइज जब हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो ये मिला है डेविड बेकर, डेमिस हैसबस और जॉन एम जंपर। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है। ये मिला है इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। अच्छा, आप लोग को एक डाउट नहीं आया ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वगैरह वगैरह फिजिक्स में क्यों आ गया सर? ये फिजिक्स फिजिक्स कैसे आ गया? तो बेसिकली उन्होंने कुछ तो फिजिक्स के साइंसेस का इस्तेमाल किया है, जिससे कि उन्होंने हमारे ब्रेन में हो रहे जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर हमारा ये पूरा ट्रांसफर होता है, उन नोड्स को समझने के लिए जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, उस फिजिक्स को अप्लाई किया है इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। इसीलिए इनको फिजिक्स के अंतर्गत कंसिडर किया गया था एएनएन के लिए। फिर यहां पर हम लोग देख रहे थे फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रेडिक्शन। देखो अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन की मदद से, पहले ही आर्टिकल में हम लोगों ने देखा ना कि यार ट्रांसलेशन की मदद से हम लोग कई बार बहुत सारे जगहों पर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोटीन बन जा रहा है। यार प्रोटीन जो है ना भाई साहब, बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। हमने अभी बोला कि प्रोटीन इज नथिंग बट द स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, है ना, स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड विच इज देन ट्विस्टेड एंड फोल्डेड इन वेरियस पैटर्न। सेंट्रल डॉगमा अभी हम लोग बात कर रहे थे, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन। ये बोलता है कि जो तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, वो सिंगल डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। मतलब कि तुम डीएनए से प्रोटीन तो बना सकते हो, लेकिन प्रोटीन से डीएनए नहीं निकाल सकते हो। उसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जब एमिनो एसिड की मालाएं गुथी जाती हैं, तो वो माला बनने के बाद प्रोटीन अपने कुछ फिक्स्ड पोजीशन पर ट्विस्ट और टर्न होता है, और वो ट्विस्ट और टर्न और फोल्ड होना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो कि प्रोटीन का नेचर ही बदल देता है। अगर हमने उसको ओपन करने की कोशिश, खोलने की कोशिश की, तो भाई साहब खोलेंगे तो प्रोटीन ही बदल गया। कुछ भी चेंज किया, प्रोटीन ही बदल गया। रिवर्स इंजीनियरिंग में कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल का काम है। तो इन्होंने बेसिकली ऐसा ही कुछ काम किया था, वैसे रिवर्स इंजीनियरिंग के बेसिस पर ही, और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जिसको इन्होंने बोला रोसेटा सॉफ्टवेयर। ये 1999 की बात है। इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स के प्रेडिक्शंस की बात की। इन्होंने एक नोवेल प्रोटीन बनाया, बिल्कुल नया प्रोटीन भाई साहब। किसी ने आज तक वो प्रोटीन ही नहीं बनाया था, वो देखा ही नहीं था, लेकिन हाँ वो सही प्रोटीन था, लेकिन वो मॉडल्ड प्रोटीन था, मतलब कि इस सॉफ्टवेयर ने बना दिया था। तो सॉफ्टवेयर को ना ऐसे ही डेटा के बेसिस पर ट्रेन किया गया। अब आप समझ लो कि केमिस्ट्री जो है ये निचोड़ है तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, और जो तुमने पहला वाला पढ़ा था ना प्रोटीन सिंथेसिस, उसका भी। तो इतना डेटा दे दिया हमने, इतना डेटा दे दिया कि ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, हजारों प्रोटीन ऐसे ऐसे इधर उधर अलग अलग जगहों से हमने जब इसको डेटा देना स्टार्ट किया, तो फिर इसका एक पैटर्न डिफाइन होता है। ये समझने लगा कि अच्छा ऐसा फोल्ड होता है तो फिर ये वाला प्रोटीन, ऐसा फोल्ड होता है तो ये वाला प्रोटीन। उसने डेटा डिराइव करना स्टार्ट किया, और उसी के बेसिस पर ये अब प्रोटीन के
स्ट्रक्चर को डिकोड कर पाया। प्रोटीन का स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इनसाइड आवर बॉडी। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर हम लोग यही देख रहे हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा है। अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर तुमको लगेगा कि सर ये तो वैसा है कि पार्टी में हम लोगों ने बढ़िया किरकिरी फोड़ दी हो, तो पार्टी वाला नहीं है। मतलब ये प्रोटीन है एक्चुअल में, थोड़ा सा मतलब अब एग्जैक्ट तो वो फिगर नहीं है, लेकिन हाँ मोर और लेस ऐसे कुछ दिखता है प्रोटीन आपका। तो प्रोटीन का जो ये ट्विस्ट टर्न ये ना, ये सारी चीजें बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन करता है उस प्रोटीन को। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर टूटता हुआ दिखता है। प्रोटीन के बारे में अगर मैं बताऊं तो बायोमोलिक्यूल्स का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, जैसे कि 4 होते हैं टोटल आपके, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो आपका फैट। फैट बेसिकली क्या होता है? फैट आपका होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? एक आपका होता है ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड के चेन्स जुड़े होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को फैट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बेसिकली वही है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। अब इसमें विटामिन जो है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन तुम्हारा जो क्या बोलते हैं प्रोटीन तो तुम्हारा प्रोटीन भी मैक्रो न्यूट्रिएंट में ही आ जाएगा तुम्हारा। विटामिन जो है तुम्हारा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर में ना बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। हम यूं ही बोलते हैं कि प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पूरे शरीर में जो कि शायद सबसे ज्यादा किसी भी सेल में पाया जाने वाला, यहां पर आप देखना ये चीज लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ऑल सेल्स। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, बैक्टीरिया, प्लांट, ह्यूमन, सब की बात हो रही है। सब में ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फॉर्म में आपको प्रोटीन दिख जाएगा। अब देखो प्रोटीन, अभी अभी हम लोगों ने बोला कि भैया एमिनो एसिड की माला है, तो ऐसे देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड होते हैं, बट हमारे ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप्स के ही प्रोटीन होते हैं, सॉरी एमिनो एसिड होते हैं। इन्हीं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग नया नया प्रोटीन जितना भी रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में सब बन जाता है। तो हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो एसिड को ही जानता है, 20 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड को ही जानता है, बस दैट्स इट। फिर हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या है भाई? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जैसे कि तुम्हारा एक्टिन है। एक्टिन ये क्या करता है? ये तुम्हारे मसल फाइबर फिलामेंट में होता है, जो कि तुम्हें बढ़िया मसल मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कैटलिस्ट जैसे काम करता है। जितने भी तुम्हारे एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे कैटलिस्ट जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन के टाइम पर तुम्हारा एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी चीजें क्या है तुम्हारे लिए? एंजाइम्स का काम करती हैं, कैटलिस्ट का काम करती हैं। फिर ये हार्मोन जैसे भी काम करते हैं यार, कई बार ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, है ना। जैसे कि इंसुलिन, तुम्हारा इंसुलिन जो है एक मैनेजर है जो कि तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स को कंट्रोल करता है, तो वो क्या है? एक वो भी प्रोटीन है। फिर एंटीबॉडी तुम्हारे इम्यून सिस्टम में काम आता है भाई साहब। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इससे डिफाइन होता है। सारे के सारे एंटीबॉडी ही हैं जो कि बेसिकली तुम्हारे उस इनकमिंग पैथोजन के एंटीजन को ढक लेते हैं, जिससे कि वो क्या होता है? इनइफेक्टिव हो जाता है। तो यहां पर एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होते हैं। फिर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज करने का भी काम यही देखता है। क्या मतलब है कि ऐसा कई बार होता है कि जैसे GLUT4 है, GLUT4 मॉलिक्यूल, ये आपका देख सकते हो, ये किसी भी एक प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात हो या फिर उसको स्टोर करने की बात हो, तब भी तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोटीन ही काम आता है। तो हर जगह तुम प्रोटीन के मल्टीपल फंक्शंस को, एप्लीकेशंस को देख सकते हो। अगला आर्टिकल जो है वो है तुम्हारे लिए मिसल्स और रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि अमेरिका रेड क्रॉस हेडक्वार्टर यूएसए के द्वारा यहां पर दिया गया है, और इसको इंडिया को इस सम्मान से नवाजा गया है। क्या किया गया इसमें? इंडिया रिसीव्ड दिस अवार्ड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मिजल्स और रुबेला प्रिवेंशन में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 50 डिस्ट्रिक्ट जहां पर कोई मिसल के केसेस नहीं आए हैं, 226 डिस्ट्रिक्ट जिसको कि रुबेला फ्री बना दिया गया है ओवर द पास्ट ईयर। अब यहां पर मिसल्स के तो देखो, मिसल्स रुबेला पार्टनरशिप कंप्राइज ऑफ मल्टीपल एजेंसी प्लानिंग कमेटी, बहुत सारे हैं इसमें। इंपॉर्टेंट यूनिसेफ, WHO है, रेड क्रॉस भी है ना, अमेरिकन रेड क्रॉस और तुम्हारा यूनिसेफ और WHO। मीजल्स की अगर बात करते हैं तो मीजल्स बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो, ये जैसे रेड रेड रैशेस आपके पूरे शरीर पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ तुमको हाई फीवर,
कफ और नाक वाक बहने लगती है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है ऐसे पूरे शरीर पर रैशेस का डेवलप होना। ये क्या है? मिसल्स है। और अगर मोर्टेलिटी की बात करो ना कि कितने लोग मर जाते थे, तो 2023 तक आते आते ये डेटा कितना सुधरा है आप खुद देख सकते हो कि इन 2003 देयर वर एस्टिमेटेड मोर देन 1 लाख मिजल्स डेथ। यहां पर जो बच्चे 5 साल के अंदर अंदर हैं जिनको की वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है मिसल्स का, उनमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है 2023 में। रुबेला की बात करो, रुबेला भी एक ऐसे ही कंटेजियस वायरल इंफेक्शन है, ये भी वायरल डिसीज है, दोनों वायरस की वजह से ही हो रहे हैं। यहां पर ये मॉर्बिली वायरस है। यहां पर भी आप देखोगे तो जो डेंजरस होते हैं अनबॉर्न बेबीज के लिए, यहां पर कंटेजियल रुबेला सिंड्रोम देखने को मिलता है। और कई बार ये जो एमएमआर वैक्सीन होती है, एमएमआर वैक्सीन होती हैं, वो इसको दी जाती है। जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, इंद्रधनुष प्रोग्राम है, आप उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर सकते हो यहाँ पर कि वहां पर एमएमआर वैक्सीन की बात की जाती है इन दोनों के यहाँ पर रोकथाम के लिए। तो इनिशिएटिव्स की बात करते हैं वैक्सीनेशन, जैसा मैंने बताया कि इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2017 से एमएमआर वैक्सीन को देख रहा है। इसका टारगेट है कि 2023 तक इरेडिकेट करेंगे और लगभग 95% पॉपुलेशन को 2 डोज दे देंगे। ग्लोबल एफर्ट के तौर पर मीजल्स वैक्सीनेशन एवर्टेड मोर देन 60 मिलियन डेथ। यहां पर देखना कि पिछले 23 सालों में 60 मिलियन से ज्यादा डेथ हुए हैं भाई साहब, मिसल्स वैक्सीन के ना होने की वजह से। और जब से ये आया है तब से ये आंकड़ा देखो कितना सही हो गया है। 7 लाख, 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती थी मिसल्स के थ्रू, लेकिन अब 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसीलिए इंडिया को यहां पर इस सम्मान से नवाजा गया था। फिर एक आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बेसिकली हम ऐसे लोगों को देते हैं जिन्होंने साइंस के फील्ड पर कोई बहुत ही शानदार काम किया हो, कुछ ऐसा अचीवमेंट किया हो जो कि लोगों की लाइफ बदल दे। देखो ये जो अवार्ड है ये किनको मिलता है? सबसे पहले तो देखो जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है, काफी लंबे समय से यहां पर दे रहे हैं अपना समय लोगों को, आप यहां पर रिसर्च वगैरह में दे रहे हैं। तो ऐसे इंस्पिरेशनल साइंटिस्ट जो होते हैं उनको दिया जाता है। कोई ऐसा बहुत शानदार रिसर्चर है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इन सभी लोगों को आप राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, या फिर कोई भी मतलब एक यंग साइंटिस्ट है उसको भी विज्ञान युवा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें भी कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे विज्ञान श्री अवार्ड है, विज्ञान युवा अवार्ड है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बेसिकली यहां पर किनको किनको मिलता है? एक तो मैंने बताया कि भाई देखो सिटीजन जो है अपने यहाँ पर वो तो मिलता ही है, लेकिन कई बार इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। वो उस केस में दिया जाता है कि उनका खोजा हुआ या फिर उनका डिस्कवर किया हुआ कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा साइंस या टेक्नोलॉजी जो कि काफी सारे लोगों को लाइफ चेंजिंग मूवमेंट दे सकता है, उन लोगों को भी हम ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे सकते हैं। तो यूपीएससी कभी भी कंफ्यूज करे कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं उनको भी दिया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए काफी बड़ा काम किया। प्रोसेस सिलेक्शन का क्या है भाई? यहां पर 17 मेंबर की पैनल बैठती है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, और इसके बाद बहुत सारे सेक्रेटरीज, मतलब बहुत सारे साइंस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के, फिर सेलेक्ट साइंस और इंजीनियरिंग एकेडमिक्स के कुछ प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट होते हैं। ये सब लोग मिल के बेसिकली इन लोग को छांटते हैं, या फिर इन लोग को हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है इन लोगों के प्रॉपर सिलेक्शन का, उसमें लोगों को सम्मिलित करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो नॉमिनेशंस जो हो रहे हैं वो जितने भी हो गए, वो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई भी नेशनल साइंस का हेड हो, कोई भी इनके नॉमिनेशंस कर सकता है। और इन नॉमिनेशंस के बेसिस पर ये जो 17 मेंबर की पैनल बैठती है ये डिसाइड करती है किसको कौन सा पुरस्कार देना है। अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और साइंस टीम अवार्ड है, विज्ञान टीम अवार्ड। यहां पर आप देख सकते हो कि जो विज्ञान रत्न है ये मैक्सिमम ऐसे 3 अवार्ड्स दिए सकते हैं जिसको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। विज्ञान श्री जो है ये 25 अवार्ड्स ऐसे दिए जा सकते हैं जिसने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। विज्ञान युवा या फिर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी बोलते हैं, इसको भी 25 अवार्ड्स तक दिया जा सकता है
जिससे कि जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं उनको उनके टैलेंट को एक इंकरेजमेंट मिल सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। और एक साइंस टीम अवार्ड है जिसमें मैक्सिमम 3 अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लोग हों, एज ए टीम काम कर रहे हो, साइंटिस्ट, रिसर्चर और इनोवेटर्स को मिला के। यहां पर पूरी टीम को भी ऐसे ही जिसने बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसको मिलता है। यहां पर देखना कि जो नोटेबल अवार्डीज हैं कौन कौन है भाई। एक है हमारे जी पद्मनाभन, ये 86 के हैं, ये रिनाउंड बायोकेमिस्ट हैं। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट के लिए बहुत ही शानदार काम किया था। ये इन्होंने विज्ञान रत्ना, हैज बीन नेम्ड अ विज्ञान रत्ना, इनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। यहां पर इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चंद्रयान 3 की जो टीम है उनको भी इस विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सक्सेसफुली लास्ट ईयर जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको मून के साउथ पोल के पास में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी उसके लिए। तो ये सारी चीजें हमारे इस आर्टिकल में थी। आई होप कि आपको ये वीडियो से काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा और सारे ऑनर्स एंड अवार्ड्स को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।